साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस महीने के पहले सप्ताह में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, जिसकी ये सीरीज़ थी। ठीक है, हमने ये अपने चैनल एडू भारत में स्टार्ट की और हमारा चैनल चालू ही हुआ था सिर्फ इसी मोटिव के लिए। और हमने आपको उस रिवीजन के क्रम में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस करंट अफेयर, इतना सब कुछ अब तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप बोलना चाहें कि इनके सोर्सेज क्या हैं आपके, तो इन सब के लिए मार्केट का जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका घटना चक्र। ठीक है, चूँकि घटना चक्र पूरा इतना फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए घटना चक्र के चुनिंदा प्रश्न जो आज के ट्रेंड पैटर्न के आधार पे आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका कंपाइल किया है हमने एक शॉर्ट नोट्स, और वहाँ से आपके ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद आप कहेंगे करंट के लिए आपका सोर्स क्या है, तो करंट के लिए हमने मार्केट में एक बुक आती है ई दृष्टि, उसका कंप्लीट हमने करवाया। उसके कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं जो हमको लगता है कि उसमें कम अच्छे से हैं, या फिर जो उसने अपडेट नहीं किया हुआ है, उसके लिए अभी हम 2 वीडियो 3 लाने वाले हैं। ये 2-3 वीडियो जब आप देखेंगे इन पुराने 6 वीडियोज़ के साथ मिक्स करके, आप ये समझिए कि 6 पुराने ये वीडियो और 3 ये वीडियो, अगर ये आपकी 10 घंटे की क्लासेज और इनका जो शॉर्ट नोट्स होगा लगभग 80 पेज का होगा। अगर आप ये कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं तो करंट के आने वाले 35 से 40 क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं रियलिस्ट बातें करना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 35 में से कम आपके 30 फंसा के दूंगा। ये तो 30 तो कहीं जा ही नहीं रहा, 30 तो आने ही है। मैं बोलने के लिए, फेंकने के लिए फेंक सकता हूँ, कह रहे मैं तो 40 के 40 फंसा दूंगा, और मैंने तो करंट अफेयर ऐसा पढ़ा है कि उससे जो परंपरागत सब्जेक्ट है वो भी कनेक्ट होंगे। तो आप अगर मेरा करंट अफेयर पढ़ते हैं तो 35 क्वेश्चन भले करंट के आ रहा है, मैं अपनी करंट की क्लासेस से आपके लिए 50 क्वेश्चन फंसा नहीं, मुझे ये फेंकना नहीं है। मैं सिर्फ सच बोलना चाह रहा हूँ, और सच ये है कि अगर हमारी करंट की क्लास आप कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर पाएंगे लगभग 30 क्वेश्चन, इतने फंस जाएंगे, इस पर कोई डाउट नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा अगर कुछ आ रहे हैं, मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी मैं उनको काउंट ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी होती है। अब सिर्फ मैंने बोल दिया और आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब नहीं है कि मैंने किया, आपने भी वो पढ़ा है। लेकिन करंट में जो आपने अगर नहीं पढ़ा है कहीं, और अगर आप चाह रहे हैं एक ऐसा सोर्स जहाँ से आप सारा कुछ कंप्लीट तुरंत रिवाइज कर पाएँ, तो उसके लिए ये बेस्ट है। मार्केट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, 30 घंटे के 40 घंटे के वीडियोज़ आपको करंट अफेयर पे मिलेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है, और अगर आप देखेंगे तो जो मुझे लगता है वो आपको भी लगेगा कि बेस्ट है हमारा मटेरियल। और सिर्फ करंट अफेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो रिवीजन करवाया, हाँ अगर आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हो तो हो सकता है ये चीज़ें जो सब्जेक्ट्स की हैं, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है, तो अगर आपने कभी कुछ डीप डाउन पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको थोड़ा सा ऊपर से सर के जा सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आपने कभी ना कभी बेसिक्स पढ़े हैं, तो फिर ये जो शॉर्ट नोट्स है वो एकदम चेरी ऑन टॉप का काम करेंगे आपकी तैयारी पे, कि हाँ आपने जो पढ़ रखा है ये बस वो चीज़ें आपको रिवाइज करा के चले जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आने हैं। हमने वही चीज़ें कंपाइल की हैं जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, फालतू का कुछ नहीं रखते हम लोग। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। और जो आज की हमारी क्लास है ये साइंस की है। ठीक है, साइंस में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज तो बायो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बायो का ये एक वीडियो होगा और इसके बाद एक वीडियो और आएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स करेंगे और केमिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं साइंस में बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा पूछता है, उसके बाद हमारा फिजिक्स का पोर्शन होता है, और केमिस्ट्री बहुत थोड़ी सी आती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बिहार की साइंस अच्छे लेवल की आती है। ठीक है, तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो बिहार में समझ लीजिए 30 क्वेश्चन साइंस से आपके आने वाले हैं, और तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लगभग वहाँ पे पोर्शन सेम रहता है, 40%, 30%, 30% ऐसा। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब चलते हैं, काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया आज की क्लास में, क्योंकि आज ही ज़्यादा हो गया, इंट्रो में 5 मिनट चले गए, इतना हम वेस्ट नहीं करते अगर आपने हमारी क्लासेस देखे। चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्लास पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत है, किसने दिया है वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि विकासवाद जो है ये डार्विन का सिद्धांत है। मुख्य कारण क्या मानते हैं विकासवाद को डार्विन, वो मानते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद को मुख्य कारण मानते हैं डार्विन विकासवाद का। फिर आप देखते हैं जैव विकासवाद, इवोल्यूशन किसका सिद्धांत है, तो ये लैमार्क का सिद्धांत है। ठीक है,
फिर आप देखते हैं उत्परिवर्तनवाद किसका सिद्धांत है? म्यूटेशन। तो ये ह्यूगो डी व्रीज का सिद्धांत है। अब होता क्या है, विकासवाद, जैव विकासवाद, उत्परिवर्तनवाद, ये आपको सारे वर्ड एक जैसे लगते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक साथ डार्विन, लैमार्क और ह्यूगो डी व्रीज आप नाम देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कौन क्या है। ठीक, विकासवाद के लिए डार्विन, जैव विकास के लिए लैमार्क और उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन के लिए ह्यूगो डी व्रीज। फिर आप देखते हैं ओपेरॉन अवधारणा। एक बार क्या हुआ था, मिलान में क्वेश्चन दिया था, आपको 2 के तो ऑप्शन आंसर पता होते थे कि हाँ लैमार्क और ह्यूगो डी व्रीज हैं, लेकिन अब जब मिलान के लिए 4 ऑप्शन दिया, अब 2 ऑप्शन में ऐसा कोई सेम कर दिया, फिर आप कंफ्यूज। तो वहाँ पे ये 2 नाम हैं आप जो नहीं याद रख पाएंगे। वो है ओपेरॉन अवधारणा के लिए जैकब और मोनोड। ठीक है, ये मोनोड है। और एक जीन का एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बीडल और टैटम ने दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा। डेनिशेवन क्या है? ये एक आदिमानव की प्रजाति है। एक बार बस ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाता है और आजकल पीसीएस आयोग भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने लग रहा है कि वो भी वर्ड गेम खेलता है आपके साथ और वो एक वर्ड उठा के देंगे और पूछेंगे ये है क्या। तो डेनिशेवन ये क्या है? तो ये आदिमानव की एक प्रजाति है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्कियोप्टेरिक्स, ये भी ऐसे ही वर्ड प्ले किया था कि बताओ ये वर्ड है क्या चीज़। तो हम बता रहे हैं आपको, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक वर्ग का सर्व पुरातन पक्षी है। कितना पुरातन? तो ये 15 करोड़ वर्ष पुराना पक्षी है। ठीक है, फिर आप देखते हैं डायनासोर कब थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप हैं। अब देखिए आपको क्या ऑप्शन में देगा? मेसोजोइक सरीसृप दे देगा, मेसोजोइक आपको अंडस दे देगा और मेसोजोइक और बाकी प्रजातियां पक्षी दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक सरीसृप है। कौन? तो डायनासोर। फिर हम देखते हैं गर्म रुधिर क्या होते हैं? तो गर्म रुधिर वाले जो होते हैं उनको समतापी कहा जाता है। ये वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण से नहीं प्रभावित होता है। ठीक है, सदैव एक सा रहता है। अगर आप देखें मनुष्य जो होता है, मनुष्य के शरीर का ताप भी हमेशा एक जैसा ही रहता है। कितना? तो 37 आप डिग्री सेल्सियस बोल लीजिए या तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोल लीजिए। ये भी याद रखिएगा, ये आपको हालांकि याद ही होगा, मैं क्या ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए एक कई बार मैंने ये क्वेश्चन ऐसा देखा कि निम्न में से कौन मछली नहीं है, निम्न में से कौन मछली नहीं है। ठीक है, और फिर वो ऑप्शन देता है। अब जैसे जेली फिश है, इसके नाम में ही फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। स्टार फिश है, इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। सिल्वर फिश है, इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। कैटल फिश है, इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। हेग फिश है, इसके नाम में फिश है, ये भी फिश नहीं है। रेजर फिश है, ये भी फिश नहीं है। और क्राई फिश है, ये सबके नाम में फिश है, देख रहे हैं आप, लेकिन ये कोई फिश नहीं है, ये कोई मछली नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है पीसीएस में, यूपीएससी में, बीपीएससी, अलग अलग आयोग में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार बनाया है। अगर आप घटना चक्र उठा के देख रहे हैं ना, तो आपको दूसरे टॉपिक में आपको ये मिलेंगे क्वेश्चन, दूसरा ही टॉपिक बायोलॉजी का जो होगा वही मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और बार बार पूछेगा कि इनमें से कौन सी मछली है, कौन सी मछली नहीं है। और जहाँ फिश देखते हैं आपको लगता है अरे यार फिश ही मछली है, हमको क्या तुम टोपा बना रहे हो, लेकिन ये मछलियाँ नहीं हैं। फिर आप देखेंगे समुद्री घोड़ा जो होता है ये एक तरह की मछली है। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समुद्री घोड़ा जो है ये मछली है, लेकिन बाकी जिनके नाम में फिश है वो मछली नहीं है। तो घोड़े को आप लगा देंगे कि हाँ ये मछली नहीं होगी, बाकी सब मछलियाँ ही हैं। ठीक, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आप देखते हैं स्पर्म व्हेल जो होती है ये दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। फिर आप देखिए एक्कीडना व प्लेटिपस जो होते हैं ये ऐसे जीव हैं, अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हैं जो बच्चों को स्तनपान कराते हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं जो भी स्तनपायी होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं। तो एक्कीडना और प्लेटिपस ऐसे 2 जीव हैं जो अंडे देते हैं और फिर भी वो स्तनपायी हैं। फिर आप देखते हैं सील, डॉल्फिन, समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये स्तनपायी होते हैं, ये अंडे नहीं देते। ठीक है, फिर आप देखते हैं नील गाय जो होती है ये एक मृग की प्रजाति का जीव है। ठीक है, नील गाय आप जानते हैं बहुत बड़ा एक जानवर होता है, घोड़े जैसा दिखता है लेकिन वो एक तरह का मृग है, हिरन है। फिर आप देखते हैं ऑक्टोपस मृदु कवची मोलस्क है, मतलब ऑक्टोपस क्या है तो मोलस्क है एक तरह का, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप देखिए सबसे बड़ा कशेरुकी कौन है, तो स्क्विड को कहा जाता है सबसे बड़ा कशेरुकी। फिर आप देखते हैं कीट वर्ग के जीवों में 6 पैर होते हैं, ठीक है, 6 पाद, 6 फीट यानी कि 6 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी कीट नहीं है
क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन देगा, मकड़ी, मच्छर, चींटी, ऐसा वो देगा, ठीक है। उसके बाद वही मकड़ी रहेगा, तो आप कंफ्यूज करेंगे कि मकड़ी भी एक तरह का कीड़ा ही तो है, ये भी कीट ही होगी। नहीं, ये 8 पैर होते हैं इसको, और जिनके 8 पैर होते हैं उनको हम कीट में काउंट नहीं करते। कीट में हम उन्हीं को काउंट करते हैं जिनमें 6 पैर होते हैं। कितने? 6 पैर। फिर आप देखें, मकड़ियों द्वारा उत्पन्न रेशम जो होता है उसको गोशामर रेशम कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ हैं मानव की लार ग्रंथियों के समान होती है, मतलब कि मानव की जो लार ग्रंथियां हैं वैसे ही सर्पों की विष ग्रंथियां हैं। नेपेंथिस खासियाना, ये एक तरह का घटपर्णी होता है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है। ये एक तरह का परजीवी पौधा है, ठीक है। परजीवी पौधा वो पौधे होते हैं जो दूसरे जीवों को खा करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इनको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और ये नाइट्रोजन के लिए ही दूसरे मतलब कि जीवों को, कीटों को या फिर पौधों को खाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं हल्दी। हल्दी क्या है? तो ये तना है, प्रकंद है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, एक फसल देगा और पूछेगा कि ये किस पार्ट को हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो लीची का हम लोग ड्रूप यूज करते हैं। ड्रूप क्या होता है? लीची एक तरह का ड्रूप है। ड्रूप वो होता है जिसमें बाहर छिलका होता है, बीच में गूदा होता है, और सबसे बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कठोर गुठली मिलेगी, यानी कि बीज मिलेगा। तो ये एक ड्रूप है। अगर आप देखें तो आम जो होता है वो भी एक ड्रूप ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे बीच में बहुत मजबूत सी गुठली है, बीच में पल्प है, फिर ठीक है, गुठली के बाद पल्प है, और फिर छिलका है। फिर आप देखते हैं शकरकंद जो होती है ये रूपांतरित जड़ है, और आलू जो होता है ये स्तंभकंद है। अब आपको लगेगा कि आलू और शकरकंद तो लगभग सिमिलर होता है, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग तो शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, उनके लिए तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो सेम हुआ ना। लेकिन आप देखेंगे आलू स्तंभकंद है, आलू एक तरह का तना है, लेकिन जो शकरकंद है ये एक तरह की जड़ है। फिर आप देखते हैं अदरक जो है ये भी आपका तना है या प्रकंद है। सूरन जो है इसको हम लोग घनकंद बोलते हैं, और लहसुन जो है इसको सल्ककंद बोलते हैं। इनका नाम जिस तरह से घनकंद, सल्ककंद, स्तंभकंद लिखा हुआ है ना, ऐसे याद रखिएगा। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, नहीं याद रखेंगे आप फंसेंगे, ठीक है। फिर देखिए लौंग जो होती है उसका हम कौन सा पोर्शन यूज करते हैं? तो ये सहायक पुष्प कली होती है, मतलब कि फूल की कली होती है, उसको हम यूज करते हैं लौंग के रूप में। भिंडी जो होता है ये एक तरह का फल है, ठीक है, भिंडी फल है। आप कहेंगे भिंडी तो सब्जी है, लेकिन भले ही वो सब्जी है, लेकिन एक पौधे का वो कौन सा पार्ट है? तो वो पौधे का ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना तो फूल है, ना तो पत्ती है, वो फल है, ठीक है। आप देखते कॉर्क क्या होता है? तो ये क्वेरकस से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये देखिए आप सेब जैसे कि है, काजू है, नाशपाती है, ये कौन सा फ्रूट है? तो ये इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, सेब, काजू और नाशपाती को। फिर आप जानते हैं प्याज को काटते समय आंसुओं का कारण क्या होता है? तो सल्फेनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सल्फेनिक अम्ल। आपको साथ में ऑप्शन में ये भी देगा, सल्फोनिक अम्ल। आप कितना घर से पढ़ के गए हैं सल्फेनिक है, सल्फेनिक है, सल्फेनिक है। जब आप वहाँ देखेंगे सल्फेनिक और सल्फोनिक साथ में, आप कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा कि सल्फेनिक था कि सल्फोनिक था। तो थोड़ा सा दिमाग में रट के जाइएगा, ये सल्फेनिक है, ठीक है। आपको जो रुला देता है वो सल्फेनिक है। अब देखिए मिर्च में तीखापन कहाँ से आता है? तो कैप्सेसिन से आता है, कैप्सेसिन से आता है, ठीक है। मलेरिया की दवा जो है आर्थीटर ने इसको खोजा था। बीजीय पादप से ये प्राप्त होती है। फिर आप देखते हैं सहतूत, अनानास, कटहल के जो फल होते हैं ये सेरोसिस होते हैं। फिर आप देखेंगे ट्रिटिकल क्या होता है? ये मानव निर्मित धान्य है, मतलब कि ये मानव निर्मित एक फसल है। इसको बनाया कैसे गया है? तो ट्रिटिकम जो होता है ये गेहूं होता है, और सिकल क्या होता है? ये राई होता है। तो ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया है ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकम का ट्रिटी आ गया और सिकल का केल आ गया, तो ट्रिटिकल बन गया। फिर आप देखते हैं फिएटोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये मरुस्थलीय पादप होते हैं, ठीक है। खमीर, ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और मशरूम, ये दोनों कवक होते हैं। अब आप जानते हैं लाइकेन व मांस की जो मृदा विहीन सतह पर पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। मतलब कि लाइकेन और मांस ऐसी है जो कि अगर मिट्टी नहीं है फिर भी ये उगाते हैं। आप देखेंगे जो बर्फीला एरिया होता है, ध्रुवीय क्षेत्र, वहाँ पे आपको लाइकेन और मांस जैसी वनस्पतियाँ मिलेंगी। फिर आप देखते हैं मार्फिन, अफीम। अफीम का जो मार्फिन होता है ये मिलता कहाँ से? तो अधपके फल का जो लेटेक्स होता है, ठीक है, फल का लेटेक्स होता है, उससे निकाला जाता है।
अगर आपने मूवी देखी हो या फिर जैसे कि एक मूवी है, सीरीज है सॉरी, मिर्ज़ापुर, वहाँ पे अफ़ीम की खेती होती है और अफ़ीम के पेड़ वहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो अफ़ीम का जो फल होता है, कच्चे फल होता है और उसको ऐसे ऐसे बीच बीच से थोड़ा थोड़ा उसमें बाहरी आवरण में धारियाँ मार दी जाती हैं, जिससे उसका लेटेक्स बाहर निकलता रहता है और उसी को किसी धारदार चीज़ से उसको निकाला जाता है लेटेक्स को, और उसको सुखा के अफ़ीम बनाया जाता है। और आपको बता दूं, जो हींग होती है जिसका तड़का लगाया जाता है, ये भी एक पेड़ की जड़ के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है और तने के लेटेक्स से भी ये मिलती है। ठीक, आगे हम लोग कहीं ना कहीं ये हींग देखेंगे भी अपने इसमें। अब देखिए अगला हमारा जो चैप्टर है वो कोशिका है, सेल। अब देखिए, आप जानते हैं नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, डीएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एक तो केंद्रक में पाया जाता है, सेंटर में। ठीक है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो 3 जगह आपको डीएनए मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही है, यहीं पे आपका जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो आप देखेंगे जीवों में विविधता का जो कारण है वो उत्परिवर्तन है। ठीक है, जैसे जैसे आप उत्परिवर्तन होता है वैसे वैसे जीवों में परिवर्तन होता जाता है। जैसे कि मानव जो है पहले एक तरह का वानर था, कपी था, लेकिन अब ये धीरे धीरे इंसान बन गया है। धीरे धीरे जिन अंगों का ये उपयोग नहीं करता है वो विलुप्त होते जाते हैं। फिर आप देखते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बाह्य आवरण है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो बाह्य आवरण है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और जो पादप कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, और सेल वॉल के भीतर उसमें पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि जंतु कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है उसमें जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति के बाहर दूसरा एक आवरण होता, अंदर एक और आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली बोले। ये कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है वो बनी किसकी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, फिर आप देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली का प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली वही है जो कोशिका झिल्ली होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। जो जंतु कोशिका है उसकी झिल्ली की बात होती रही है, उसकी मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो वो किससे बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। फिर आप देखते हैं प्रोटीन संश्लेषण जो होता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको अंग्रेजी में ईआर बोलते हैं, और राइबोसोम, 2 जगह पे होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण। फिर आप देखते हैं लसिका कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये तिल्ली में होता है, तिल्ली को ही प्लीहा बोलते हैं, और इसी को स्प्लीन बोला जाता है, SPLEN। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। आप देखते हैं क्रेब्स चक्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन होता है, मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जहां सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है क्रेब्स चक्र में। और आप देख रहे हैं लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये लेग्यूम मूल की ग्रंथियों में पाया जाता है आपका लेग हीमोग्लोबिन। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं अगला चैप्टर हमारा है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, विज्ञान है, इसके जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना अध्ययन किस पे किया था? तो इन्होंने मटर पे किया था, और वो कौन सी मटर थी? तो गार्डन पी। आप ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एक ही मतलब ऑप्शन में मटर ही रहेगा लेकिन कई तरह की मटर देंगे, तो वो कौन सी मटर थी? तो गार्डन पी, याद करके जाइए। आप देखिए लैंगिक जनन पर आधारित सिद्धांत है अनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक, गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया है वॉल्टर सूटन तथा थियोडोर बॉवेरी ने। फिर आप देखते हैं अनुवांशिकता की इकाई किसको माना गया है? तो ये जीन को माना गया है। प्लवमान जीन जो होता है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बारबरा और मैक्लिंटॉक ने दिया है। ठीक है, कब दिया है? तो 1983 में। फिर आप देखते हैं डीएनए की खोज किसने की है? तो फ्रेडरिक मिसर ने की है। अब आप कहेंगे हम तो वाटसन एंड क्रिक पढ़े, तो वो क्या था? तो डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, ऐसा। तो ये द्विकुंडलित होगा, ये सिद्धांत दिया है वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, लेकिन डीएनए की खोज इनने नहीं की है, वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने खोज नहीं की। खोज किसने की है? तो फ्रेडरिक मिसर ने की है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है राइबोसोम, इसमें आरएनए का एक अणु होता है। ठीक है, राइबोजाइम जो होता है, सॉरी राइबोजाइम आरएनए का एक अणु होता है।
एक्सरे तकनीकी व्यवसाय में लगे जो व्यक्ति होते हैं, डीएनए परिवर्तन का खतरा उनमें रहता है। पता है, क्योंकि एक्सरे जो एक्सरेज होती है वो इतनी घातक होती है कि वो आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो डीएनए को वो तोड़ देती हैं कई जगह से, और जब वो डीएनए टूटता है फिर वो दोबारा जुड़ता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इसलिए जो इस प्रकार के बिजनेस में लगे होते हैं उनके डीएनए चेंजेस होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब देखिए जैव उर्वरक। ठीक, तो दुधारू पशुओं में दुग्ध वृद्धि के लिए एजोला क्या है, एक तरह का शैवाल होता है ये। इसको प्रतिदिन अगर 1.5 से 2 किलो खिलाया जाए दुधारू जानवरों को तो 15 से 20% की दुग्ध वृद्धि होने की संभावना रहती है। ये एक तरह का जैव उर्वरक भी है, एजोला जो शैवाल है। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी होता है। ठीक है, साथ में मिलाने से अच्छी जैव उर्वरक के रूप में काम करेगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं साथ में मिलाने से आपको अच्छी उर्वरता प्राप्त होगी। और साइनोबैक्टीरिया जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन? तो साइनोबैक्टीरिया। फिर आप देखते हैं क्या, सोयाबीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राइजोबियम जैपोनिकम के द्वारा। 3 पतिया घास में किसके द्वारा होता है? तो राइजोबियम ट्राइफोली के कारण। लुशर्न में किसके कारण होता है? तो राइजोबियम मिलीलोटी के कारण। जलीय फर्न में किसके कारण होता है? तो एनाबिना एजोली के कारण। गुन्नेरा मैक्रोफाइला में किसके कारण होता है? तो नोस्टोक मस्कोरम के कारण। अब आप कहेंगे क्या बोल के चले गए, कुछ समझ नहीं आया? तो भाई देख लो, पढ़ लो, मुझे पता है तुमसे याद नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, मुझे खुद नहीं याद हुआ, मैंने खुद बहुत ट्राई किया है। तो आप लोग भी पढ़ लो, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकता है इसलिए मैंने लिख रखा है। लेनिनेटिया ब्राउन जो है ये एक तरह का शैवाल होता है और इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बंदर, चीता, तितली और छिपकली, इनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं पाए जाते हैं, नहीं ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आ गया हमारा आदमी का शरीर। तो आदमी के शरीर में आप देखिए, सबसे पहले हड्डी की बात हो जाए तो सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे भारी हड्डी आपकी कौन सी है? तो फीमर है। ये होती कहाँ है? तो आपके पैर में जांघ की जो हड्डी होती है उसी को कहा जाता है। फिर आप देखते हैं कैल्शियम, फास्फोरस व फ्लोरीन जो है अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांस कहाँ होता है? तो जबड़े में होता है, इसको इनेमल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उरोस्थी ये क्या है? तो ब्रेस्ट बोन इसको कहा जाता है और ये स्टर्नम है। ठीक है, मतलब कि ये नाम है उस हड्डी का, क्या नाम रखा गया है। फिर आप देखते हैं जत्रुक, कॉलर बोन। आप अगर ऐसे अपने कंधे के नीचे थोड़ा सा टच करेंगे और जो हड्डी आपको टच होगी वो होती है आपकी कॉलर बोन और उसका नाम होता है कैल्विकल। फिर जात्रुक नी कैप, आप जो पैर का घुटना है आपका उस पर एक कटोरी तरह की होगी, उसको पटेला बोला जाता है या पटीला बोला जाता है। ठीक है, स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड जो होती है, ठीक है, कंधे पे जो होती है उसको स्कैपुला बोला जाता है। ठीक, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है पूछ चुका है, अभी भी पूछ सकता है। अब आपकी बात आती है दांतों की। तो आपके दांत कौन से? इंसीजर दांत। ठीक है, ये कितने होते हैं? तो ये 2/2 मतलब कि ये देखिए, अगर आपके दांत ऐसे हैं और ऐसे हैं तो ये इस तरह से आपके दांतों को बांटा गया है, इधर 2, ठीक है, इधर 2, तो हो गए 4। ठीक है, ऊपर 2, नीचे 2, इधर 2, इधर 2, तो ये होगा टोटल 8। तो ठीक है, ये एक साइड के इधर के, मैं आपको अगर ये बताऊं ये किस तरह से दिखाया गया है, तो इन 4 में अगर बीच से मैं बांट दूं आपके दांतों को तो ये सिर्फ इधर की गिनती है। ठीक है, तो इंसीजर 2/2, सीजर कितने होंगे? सॉरी, इंसीजर आपके 2/2, कैनाइन आपके कितने होते हैं? तो 1-1। ठीक है, कैनाइन वो वाला दांत जो आपका नुकीला सा दांत आपको दिखता है ना, एक ठो कैनाइन दांत जो होते हैं ये मांसाहारी जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा मजबूत होते हैं, मतलब कि ज़्यादा विकसित होते हैं कैनाइन दांत। फिर आपके आते हैं प्री मोलर, ये भी आपके 2/2 होते हैं, और मोलर जो होते हैं ये आपके 3/3 होते हैं। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो एक साइड ऊपर आपके 8, एक साइड ऊपर आपके 8, तो 8 8 16। फिर ऐसे ही आप देखेंगे तो नीचे एक साइड 8, दूसरे साइड 8, तो 8 16 16 32 हो गए। अब देखिए आपके कितने दांत हैं जो 2 बार आते हैं आपके जीवन में? तो ये हैं आपके 20 दांत। ये 20 होते कौन कौन से हैं? ठीक है,
तो आपके इंसीजर जो होते हैं ये पूरे दो बार आते हैं, ठीक है। ये जो है ये पूरे आपके 2 बार आते हैं। इनमें से आपके 2/2, ठीक है, हो गए आपके कितने, तो 4 दूना के 8। फिर आपके सीजर जो है ये भी आपके पूरे आते हैं आपके जीवन में, ठीक है, 2 बार। ये पूरे आपके जीवन में 2 बार आएंगे, तो ये आपके और मिलेंगे आपको, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं ये आपको गिना दूँ तो ये होंगे आपके 8, ये आपके मिलेंगे +4, और उसके बाद प्री मोलर जो है ये आपके नहीं होते हैं एक भी, ठीक है। प्री मोलर आपका एक भी नहीं आएगा पहली बार में, ठीक। प्री मोलर आपके जीवन में एक ही बार आएंगे। और मोलर जो है इनमें से 3/3 नहीं बल्कि 2/2 होते हैं जो 2 बार आते हैं, ठीक है। आज जो एक मोलर एकदम साइड वाले होते हैं वो जीवन में एक ही बार आपके आएंगे, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्री मोलर जो है वो आपका 2/2 यानी कि 4 दूना के 8। ये आपके जो 20 दांत है ये आपके जीवन में 2 बार निकलेंगे। अगर मैं लिखूं कि जीवन में 2 बार निकलने वाले दांत कौन से हैं, तो इंसीजर आपके 2/2, और कैनाइन आपके 1/1, प्री मोलर आपके 0/0, और मोलर आपके 2/2, ठीक। फिर देखिए अब आते हैं हम लोग अपने पाचन तंत्र पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक। यकृत जो है वसा का पाचक एंजाइम नहीं है, ठीक है। यकृत से वसा का पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। यकृत में एक पित्त रस निकलता है, और वो जो पित्त रस का निर्माण होता है वो पित्त रस जो होता है वो वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा का पाचन नहीं होता उससे, वसा का इमल्सीकरण होता है, ठीक। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है कि यकृत में वसा का पाचक रस निकलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लिपिड का पाचन कैसा होता है, तो ये देखिए पित्त रस, ठीक है। पित्त रस जब होगा वो वसा लिपिड ही होता है आपका, वो आपका इमल्सीकरण कर देगा। और जब वसा इमल्सीकृत हो जाएगा तो लाइपेज एंजाइम होता है एक, ठीक है, लाइपेज। ये आपके वसा को किस में तोड़ देगा, ठीक है। ये फिर आपके जो वसा है उसको तोड़ देगा, और फिर उसके बाद वो आपका एनर्जी बनने लगेगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे परिवर्तित होता है इथेनॉल में, तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की बात की गई, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो अग्न्याशय से। टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों से, और पेप्सिन एंजाइम आमाशय से। ये सभी क्या है, तो ये एंजाइम है। फिर आप देखते हैं गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ये एक एंजाइम नहीं है। और ये हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो आमाशय से। कि कौन सी सेल, तो जी सेल से ये आपका निकलेगा। अब देखिए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो ये आमाशय में होता है। प्रोटीन पचता कैसे है वो भी दिखाया गया है। तो प्रोटीन है जैसे आपका, ये 2 इसके लिए एंजाइम है, एक तो ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा पेप्सिन। इन दोनों एंजाइम्स को आप ध्यान रखिएगा। ये जब प्रोटीन ये एंजाइम मिलते हैं तो प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन हो जाता है। फिर आप देखते हैं स्टार्च क्या है, तो स्टार्च कैसे पचता है, तो एमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब जो छोटी आंत होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। ग्रहणी जिसको डेडुनम बोलते हैं, मध्यांत्र इसको जेजुनम बोलते हैं, और शेषांत्र इसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं टाइलिन जो एंजाइम है ये शर्करा का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, सॉरी। ऑक्सीटोसिन ये एक तरह का एंजाइम नहीं, ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका हार्मोन है, सॉरी। और ये मिश्रण पेशियों को सिकुड़न को प्रेरित करता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मतलब कि दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं उनको उत्तेजित करता है। और जब गाय भैंसों में होता है तो ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होता है तो फिर वो दुग्ध का उत्पादन होता है। फिर आप देखते हैं पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम जो है ये रक्त में एंजियोटेसिनोजेन और एंजियोटेसिन, ठीक है, ये अटपटे से नाम है, मेरे से लिए भी नहीं जाते, ठीक है। तो रेनिन जो है ये रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को बदल देता है एंटियोटेजिसिन में, ठीक। पढ़ लीजिएगा यार, बहुत अटपटा सा नाम है, मेरी जीभ टेढ़ी हो जा रही है।
फिर आप देख रहे हैं द्राक्ष शर्करा जो होती है, इसको क्या, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, द्राक्ष शर्करा में ग्लूकोज होता है। फल शर्करा ये फ्रक्टोज को बोला जाता है। दुग्ध शर्करा ये लैक्टोज को बोला जाता है। चीनी ये सुक्रोज को बोला जाता है। और स्टीविया ये एक तरह का प्राकृतिक स्वीटनर है, ठीक है। अब आप देखते हैं विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, मछली जो होती है उसमें बहुत सारे असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। अब आपको ऑप्शन में क्या देगा, बहुत सारे संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, बहुत सारे लघु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, लघु संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ऐसे ऑप्शन बना के आपको कंफ्यूज करेगा। फिर आप देखते हैं ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन क्या है। तो ये अतात्विक एमिनो एसिड्स हैं जो मानव शरीर में पाए जाते हैं। अतात्विक मतलब कि नॉन मेटेलिक एमिनो एसिड। फिर आप देखते हैं अल्फा केरेटिन क्या है। तो अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। पपीता विटामिन ए, बी, B1, B2 सभी का स्रोत है, परंतु विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किसमें, तो पपीते में। फिर आप देखते हैं गंधक यानी कि सल्फर एक सूक्ष्म तत्व नहीं है बल्कि एक बृहद पोषक है। फिर आप देखते हैं भैंस के दूध में जो वसा का परसेंटेज होता है वो 7.2 होता है, और जो गाय के दूध में औसत वसा परसेंट होता है वो 3.5 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, ये जो विटामिन B12 है और विटामिन के है, ये आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। सेब हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है, किसके कारण, तो पोटेशियम के कारण। सेब में आपको मिलेगा क्या, तो पोटेशियम मिलेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, तो ये पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है और क्लोरीन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके विटामिन दिए गए हैं। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल बोलते हैं। इससे बीमारी कौन सी होती है, तो रतौंधी होती है, कॉर्निया तथा त्वचा का सल्की भवन होता है। विटामिन डी, इससे कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, ठीक है। इससे बीमारी रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन ई, ये टोकोफोराल इसका नाम है, और इससे बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारी होती है। और विटामिन के, इसको नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं, और इससे आपको हीमोफीलिया और रक्त के थक्का न जमने जैसी बीमारियां होती हैं। ए, डी, ई के, ये 4 जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और जल में घुलनशील कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी। तो देखिए विटामिन सी सबसे पहले है स्कारबिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है। और बी जो है इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे B1 इसको थाइमीन बोलते हैं, इससे बेरी बेरी रोग होता है। B2 इसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं, इससे किलोसिस रोग होता है। B3 इसको निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं, इससे पेलाग्रा बीमारी होती है। फिर आप विटामिन B5 देख रहे हैं, इसको पेंटोथिनिक बोलते हैं, इससे चर्म रोग है, बाल सफ़ेद होना है, जनन क्षमता कम होनी है, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। B6 जो है इसको पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, और इससे रक्त छीड़ता होती है। B7 या विटामिन H भी इसको बोलते हैं, इसको बायोटिन कहा जाता है, और ये चर्म और बाल झड़ने से संबंधित है, बीमारियाँ होती है। फिर आप देखेंगे B9 इसको फोलिक अम्ल बोला जाता है, और इससे भी रक्त छीड़ता की बीमारी होती है। और B12 इसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है, और रक्त छीड़ता तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है, इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अब आप देखेंगे राइबोफ्लेविन जो है, इससे भूलना, निराशा, अनिद्रा, ये किलोसिस जो है, ये B2 से बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। इसी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं हम लोग। फिर आप देखते हैं विटामिन ए, डी, ई के तथा B12 जो है ये मानव शरीर में यकृत में संचित होती हैं। विटामिन ए, इसकी खोज मैकुलन ने की थी, बी की खोज भी मैकुलन ने की थी, सी की खोज जेम्स लिंड ने की थी, और डी की खोज भी मैकुलन ने की थी। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं हम लोग श्वसन तंत्र पे। किस पे? श्वसन तंत्र पे, ठीक है। तो श्वसन क्रिया में अंतःश्वास तथा उच्च श्वास, मतलब सांस को अंदर लेते समय और बाहर लेते समय जो हवा आप ले रहे हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि जब आप हवा ले रहे हैं तो आप एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो अब जब अंदर आप इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ ऑक्सीजन तो आपके रक्त में घुल जाएगी, बाहर जो आएगी उतनी पूरी ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, तो कुछ गैसों का परसेंटेज बदल जाता है। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड कम ले रहे होते हैं, लेकिन जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलती है, ठीक है। तो उस समय इस पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजन जो होती है इसका परसेंटेज नहीं बदलता है। जितनी आप 78% इनहेल किए थे उतनी ही 78% आप एक्सहेल करते हैं, ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है। हालांकि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। फिर आप देखते हैं ऑक्सीजन का अभिगमन शरीर में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले फुफ्फुस में जाती है, फिर रक्त में जाती है, और फिर ऊतकों में जाती है।
फिर आप देखते हैं रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी से श्वास की गति बढ़ जाती है। अगर खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपके सांस लेने की स्पीड बढ़ जाएगी, ताकि आप ज़्यादा तेज हवा लेंगे, ताकि आप ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें। फिर आप देखते हैं एटीपी जो है, ये एडीपी का जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में रूपांतरित होती है। फेफड़े मानव शरीर का ताप नियंत्रित रखते हैं। और आप देखें जो फेफड़े की इकाई होती है उसको एल्वियोलाई कहते हैं, और एल्वियोलाई ही जो होती हैं यही फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। इनको हिंदी में कूपिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? कूपिका। अब आता है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण डॉक्टर को सुनाई देती है। हृदय को दो धड़कनों के बीच आराम करता है। कितने सेकंड? तो 0.6 सेकंड। फिर आप देखेंगे नाड़ी की स्पंदन की दर जो होती है, ठीक है, हृदय की स्पंदन के दर के बराबर होती है। मतलब कि जितना आपका जिस रेट से आपका दिल धड़कता है उसी रेट से आपका हृदय, हार्ट, उसी स्पीड से आपकी नाड़ी धड़केगी। फिर आप देखते हैं स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कि उसके शरीर के संपूर्ण भार का 1/13 भाग है। केचुआ में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य में आरबीसी में। फिर आप देखते हैं वृद्धावस्था में सामान्यतया रक्त का दाब बढ़ जाता है। शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं, जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, जब कोई एंटीबॉडी नहीं होती है इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप देखते हैं रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ये आपको मिलेगा 7.4 हर जगह। ठीक, एसिडोसिस होता है ये, ठीक है, एसिडिक होता है, एसिडिक नहीं सॉरी क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा हो गया ना। फिर आप देख रहे हैं प्रतिजन जो है, एंटीजन जो है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट क्या है? तो ये रक्त के संचलन में मदद करता है। यही लिम्फोसाइट जो है यही आपकी WBC होती है। ये कहाँ बनती है? तो तिल्ली में, प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है? तो ये प्रोटीन है आपका। ठीक है, WBC जो होती है इसका व्यास है 7 माइक्रोमीटर, 0.007 मिलीमीटर भी इसको बोल सकते हैं आप। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, जिसको रक्त कैंसर कहा जाता है। WBC और RBC दोनों का विनाश प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, कुछ भी कहिए आप, यहाँ पे होता है। फिर आप देखते हैं रक्त का थक्का जो है बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये थ्रोम्बिन एंजाइम ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय ने कृत्रिम रक्त का निर्माण किया। इसको प्लास्टिक ब्लड भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन में आपने पथरी का नाम सुना होगा। ये बनी किस चीज़ की होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। बहुत बार ये नाम पूछा है, ये किससे बनी होती है, कई बार पेपर में पूछा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यकृत जो है अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। पेशाब का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। मूत्र का वर्णक यूरोक्रोम जो होता है के कारण होता है, और यूरोक्रोम, ठीक है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। इसी के कारण आप देखेंगे तो जो मूत्र होता है उसका कलर पीले रंग का होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह वृक्क के द्वारा की जाती है। वृक्क को ही आप किडनी या गुर्दा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका रेट कितना होता है वृक्क में रक्त के प्रवाह का? तो 1200 सीसी पर मिनट होता है। अब देखिए रक्त में यूरिया अलग करना, रक्त से यूरिया अलग करने का काम गुर्दे का है, किडनी का है, वृक्क का है। इसके 3 नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब वृक्क अपोहक का कार्य बंद होता है, ठीक है, तो रक्त में नाइट्रोजन के अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। जैसे ही वृक्क यानी कि किडनी अपना काम करना बंद करेगी, आपके खून में नाइट्रोजन के अवशिष्ट जमा होंगे। नाइट्रोजन के अवशिष्ट का मतलब यूरिया जमा होने लग जाएगा, अमोनिया जमा होने लग जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जमा होने लग जाएगी। फिर आप देखते हैं रक्त में शर्करा का नियंत्रण वृक्क का काम नहीं है। ये किसका काम है? तो अग्न्याशय करता है आपका इंसुलिन और ग्लाइकोजन के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन से जैसे कि ग्लाइकोजन है वो आपका शुगर में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज शुगर में। तो आपको जो हाइपर जो क्या आपको जो मधुमेह होता है, सॉरी हाँ, डायबिटीज़,
वो नहीं होगा। फिर आप देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसको कशेरुक रज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, और कैनियल रज्जु यानी कि कैनियल नर्वस जो होता है उसमें आपकी 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो ये आपके कशेरुक रज्जु में होता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं मस्तिष्क में सुई चुभाने पर दर्द महसूस नहीं होता है। हाँ, सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता रखता है ये, और यही आपके मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट, लगभग 80% आपके पूरे माइंड का पार्ट यही होता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है ये निगरण एवं उल्टी को नियंत्रित करता है। मानव के शरीर का ताप सभी ऋतुओं में समान रहता है, और वो तापमान कितना है तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। हार्मोन्स, ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करते हैं सारी क्रियाओं को। तो आप देखेंगे पीत पिंड कोशिका जो है ये कहाँ होती है, तो अंडाशय में होती है, ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्शन जो आपका सिस्टम होता है उसका एक अंग है, ठीक। फिर आप देखते हैं पीयूष ग्रंथि से वैसोप्रोसिन एडीएच हार्मोन निकलता है, और ये हार्मोन जो होता है ये आपके मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक। अगर आप बहुत ज़्यादा कोक, कॉफ़ी या चाय जैसे ड्रिंक्स पी रहे हैं तो उससे होगा क्या, ये एडीएच हार्मोन कम हो जाता है आपकी बॉडी में, और एडीएच हार्मोन जैसे ही आपके बॉडी में कम होगा मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, आपको बार बार टॉयलेट लगेगी। यही कारण जब आप कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी पीते हो तो आपको टॉयलेट ज़्यादा लगती है। सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है ये अग्न्याशय को पाचक रस उत्पादित करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये पेप्टाइड प्रोटीन है एक तरह का, और इस हार्मोन में जिंक धातु पाई जाती है। आप ये धातु का नाम जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछ देता है कई बार। ये देखिए वो वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉफ़ी, चाय, शराब पीने से एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, आपको बार बार टॉयलेट लगती है। गैस्ट्रिन ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, कहाँ निकलता है, तो ये आपके आमाशय से निकलता है। गैस्ट्रिक अम्ल का स्रावण को उत्तेजित करता है, मतलब कि गैस्ट्रिक अम्ल को प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन ये निद्रा को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, और ये हार्मोन कैसे काम करता है, जैसे आपका शाम होती है, जैसे आपको एटमॉस्फेयर में अंधेरा होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। मेलाटोनिन हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है, तो पिट्यूटरी, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत छोटी सी होती है, 0.6 ग्राम की आपके मस्तिष्क में होती है, और ये सब बहुत पूरी बॉडी को नियंत्रित करती है। मैक्सिमम हार्मोन्स को प्रेरित करने का काम पिट्यूटरी ही करती है आपकी। फिर आप देखते हैं ऑक्सीटोसिन, ये दुग्ध श्रावण में भूमिका निभाता है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे वाली उसमें। पिटोसिन नाम का जो एक कृत्रिम ऑक्सीटोसिन होता है, इसका टीका जानवरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जानवरों से एक्स्ट्रा दूध निकालने के लिए। फिर आप देखते हैं पैराथायरॉइड, या इसी को परावट्टू ग्रंथि कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, ठीक। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि ये वाली ग्रंथि जो है ये आपकी पीयूष ग्रंथि से फ्री है, नहीं तो बाकी पीयूष ग्रंथि का सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण सा है। फिर आप देखते हैं आयोडीन युक्त जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, ठीक है। ये एक तरह का अमीनो अम्ल है। टीएसएच हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन के स्रावण को उत्तेजित करता है, लेकिन ये टीएसएच हार्मोन निकलता कहाँ से, ये पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकल रहा है और वो दूसरी ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। फिर आप देखते हैं एड्रिनल जो ये हार्मोन होता है ये हृदय की गति इससे बढ़ जाती है, ये उत्तेजना का अनुभव कराता है, और इसको आप कहेंगे लड़ो और उड़ो हार्मोन, मतलब कि ये तुरंत निकलता है और आपको एकदम से एनर्जी देके जाता है। एस्ट्रोजन ये एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। ये कहाँ स्रावित होता है, तो आप देखेंगे अंडाशय के ग्राफियन पुटिकाएँ होती हैं, वहाँ की थीका इंटरना कोशिकाओं से ये निकलता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। फिर आप देखते हैं सोमैटोट्रोपिन, ये भी एसटीएच हार्मोन, ये भी आपकी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, इसको आप बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, ठीक है। और ये करता क्या है, तो सोमैटोट्रोपिन जो है ये हार्मोन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर किसी की बॉडी में निकल रहा है तो उसमें भीम कायता आ जाती है, मतलब कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। और यदि ये हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है तो वो उस बच्चे में बौनेपन के गुण दिखाई देंगे आपको। पैराथॉर्मोन ये मानव शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती हैं, ठीक है। लेशेथिन ये आपका एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। महिलाओं में कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन तथा पुरुषों में कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। जैसे कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर कोई मेल है तो उसमें मेल हार्मोन्स होते हैं और जो फीमेल है वहाँ फीमेल हार्मोन्स काम करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, एक मेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में हो सकते हैं और किसी फीमेल में एक मेल हार्मोन्स भी कुछ मात्रा में हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं में एक एज के बाद, मतलब ये 15 से 45 का एज होता है, 45 इस एज के बीच में ये हार्मोन्स निकलते हैं। फिर क्या होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण महिला के शरीर में बंद हो जाता है, उसकी जगह टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है कई बार अग्न्याशय ग्रंथि से और वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन में, एस्ट्रोजन में। ठीक, अब हम देखते हैं जनन एवं भ्रूणीय विकास। तो आप देखें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये अंडवाहिनी, ठीक है, ओविडक्ट या ओविडक्ट में होती है, या फिर इसी को डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद शुक्राणु निषेचन क्षमता कितने टाइम तक होती है, तो ये 48 से 72 घंटे होती है। फिर आप देखेंगे मानव भ्रूण का हृदय जो एक जाइगोट होगा वो कितने दिन में वो हृदय धड़कने लगता है, तो 4 से 5 वीक लगते हैं उसके लिए आपको। उल्वा एमिनियान जो होता है उसको उल्वी तरल फ्लूइड से भरा रहता है, ठीक है, जो भ्रूण की रक्षा करता है, ठीक है, अलग प्रकार किसी भी तरह का धक्के वगैरह से वो एक फ्लूइड होता है जो भ्रूण की रक्षा करता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ हैं जो हमने अभी ग्रंथियाँ देखी है वो कहाँ पे होती हैं, तो आप देखेंगे पीनियल ग्रंथि जो है आपकी मस्तिष्क के पास है, ठीक है, इससे मेलाटोनिन निकल रहा है। मेलाटोनिन ये वही है जो रात में निकलता है जिसके कारण आपकी नींद कंट्रोल होती है। फिर आप देखेंगे पिट्यूटरी, यहीं पे छोटी सी ग्लैंड है। आप मेलाटोनिन ये देखिए बड़ी वाली है और ये पिट्यूटरी यहाँ पे छोटी वाली है, लेकिन इससे हार्मोन्स कितने सारे निकल रहे हैं, तो देखिए अगर पश्च पिट्यूटरी आप देखेंगे तो यहाँ से 2 हार्मोन निकलता है, एक तो वैसोप्रोसिन ये आपके टॉयलेट को नियंत्रित करता है, और ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है, ये अलग अलग तरह का हार्मोन होता है। ये फीमेल्स में जैसे कि गाय या फिर ह्यूमन में भी और गाय भैंसों में भी दुग्ध श्रावण को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करता है ये, और उत्तेजना को भी नियंत्रित करता है। फिर आप देखते हैं अग्र पिट्यूटरी से कौन कौन से, तो सोमैटोट्रोपिन ये आपका वृद्धि हार्मोन है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका शरीर बहुत बड़ा जाइगोटिक हो जाता है, मतलब कि आप देखेंगे तो भीम का है तो उसको आप लोग बोलेंगे बड़ा शरीर बन जाता है, जैसे कि खली साहब है। और ये अगर हार्मोन आपकी बॉडी में कम निकल रहा है तो क्या होगा कि बौनेपन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। प्रोलैक्टिन हार्मोन या लुओट्रोपिक हार्मोन है, फिर पुटिका प्रेरक हार्मोन है, ठीक है, ये दोनों सेक्स हार्मोन टाइप से हैं। फिर आप देखेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका के प्रेरक हार्मोन है, एड्रियोनोट्रिकॉल हार्मोन है, थायराइड प्रेरक हार्मोन है, मेलानोसाइट हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये दूसरे हार्मोन्स को प्रेरित करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपके कौन सी है, तो पैराथायराइड ग्रंथि है। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो पैराथार्मोन निकलेगा। और यहीं पे आपकी थायराइड ग्रंथि भी है, और यहाँ से कौन से हार्मोन निकलेंगे, थायरॉक्सिन निकलेगा, कैल्सिटोनिन निकलेगा और ट्राईआइडोथायरोन निकलेगा। आप ये देखिएगा, आपने थायराइड पढ़ा तो आपको सिर्फ थायरॉक्सिन ही समझ आता है, लेकिन कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो यहीं से निकलता है। फिर आपकी थाइमस ग्रंथि चेस्ट के पास है, यहाँ से आपको थाइमोसिन और थाइमोपाइटिन आपका निकलेगा। फिर आप देखते हैं यकृत से कौन सा निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन, ये वही है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर आप देखते हैं वृक्क या किडनी, यहाँ से कैल्सिटोन, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा। अंडाशय ये फीमेल ऑर्गन है, और यहाँ से आपका कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और अगर वृषण देखेंगे ये मेल ऑर्गन है, और यहाँ से आपको एंड्रोजन या इसी को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये निकलता है। फिर आप देखते हैं आमाशय, ये एक पाचन यंत्र है, और यहाँ से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एक गैस्ट्रिन और एक घ्रेलिन। फिर अग्नाशय, ये भी एक पाचन तंत्र का अंग है, और यहाँ आप देखेंगे तो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकल रहा है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकल रहा है, डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेनिन निकल रहा है, और एफ कोशिकाओं से आपका अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड निकल रहा है। अब ग्लूकागॉन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इट मीन्स अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको चेंज करके ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे ग्लूकोज आपकी बॉडी के खून में ज़्यादातर घुल नहीं पाता है, और आपका जो डायबिटीज़ लेवल है वो नियंत्रित रहता है। अब सपोज इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज ही नहीं हो पाएगा, तो आपकी बॉडी में जितना भी होगा ग्लूकोज वो आपके ब्लड में घुलता जाएगा और आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। और अगर आपके बॉडी में ग्लूकागॉन नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो इंसुलिन है वो तो चेंज करता जा रहा है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता जा रहा है, और आपकी बॉडी को जब ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया रोग बोलते हैं।
तो अगर ग्लूकागॉन नहीं निकल रहा है तो ग्लाइकोजन का चेंज नहीं हो पाता, और आपकी जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादातर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है, और जब आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो वही ग्लाइकोजन होता है जिसको ग्लूकागॉन तोड़ता है ग्लूकोज के रूप में, और फिर आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जाके आपकी कोशिकाओं में टूटता है एटीपी में, वो सारी क्रिया है। फिर आप देखते हैं अधिवक्र या एड्रेनल ग्रंथि जो होती है, यहाँ पे भी दो तरह की होती है, एक एड्रेनल मेड्यूला, और यहाँ से एड्रीनेलिन एप्रिफिन निकलता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ से एंडोस्टेरोन और कॉर्टिसोल निकलता है। ठीक, तो ये आपके हो गए जो ग्रंथियाँ हैं वहाँ से कौन कौन से निकल रहा है। अग्नाशय जो होता है, ये देखिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अग्नाशय जो होता है यहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेनिन, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया। एफ कोशिकाओं से अग्नाशय, पॉलीपेप्टाइड, ये जनन ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, सारा कुछ ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बायोलॉजी का देखिए आज का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल जो बचा हुआ बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें आप थोड़ा सा बॉटनी का पोर्शन है, और जो बीमारियां हैं, बीमारियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम कल ये 2 चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो बायोलॉजी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक वीडियो में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री में मिलेगा। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।